बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में तरक्की को मापने के बेशुमार तरीके होते हैं। कुछ मुल्क जीडीपी ग्रोथ से तरक्की मापते हैं, कुछ खते गुर्बत से ऊपर मौजूद लोगों की तादाद से अंदाजा करते हैं, और कुछ मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मुल्क की तरक्की का फैसला करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने दुनिया में तरक्की मापने का एक नया तरीका मुतारिफ करवा दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मोटरसाइकिल नहीं बिका। तो लोग कहते हैं तबाह हो गए, मुल्क तबाह हो गया। तो तबाह हो गया तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। मोटरसाइकिल गाड़ियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कभी इतनी गाड़ी नहीं बिकी। तो मोटरसाइकिल इसलिए बिका क्योंकि देहात में पैसा गया है। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल देहात में बिका है। इस मौके पर दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। एक रद्द-ए-अमल वज़ीर-ए-आज़म का है, यानी मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है, और दूसरा रद्द-ए-अमल यह हो सकता है कि यह ऐन मुमकिन है लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल खरीद रहे हो। क्योंकि जब पेट्रोल 120 रुपए लीटर होगा तो मोटरसाइकिल के अलावा क्या ऑप्शन बचता है। और यह सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रही तो शायद अगले साल मुल्क में साइकिल्स की खरीदारी का रिकॉर्ड भी कायम हो जाए। हम बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। मुल्क इस वक्त इंतहाई संगीन दाखिली और खारिजी खतरात से दोचार है। इस जारी हुकूमत को मुल्क के अंदर और बाहर हर महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है। मुल्क को दाखिली मसाइल के साथ संगीन तरीन खारजा खतरात ने पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन आलमी तन्हाई का शिकार बना दिया है। अफगानिस्तान में रुनुमा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को बैठने की इजाजत देने से इनकार से मुल्क के वक़ार को भी तबाह कर दिया गया। इजलास ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अवाम का जीना दुभर हो चुका है। हुकूमत ने जो एक तरफा तौर इंतखाबी इस्लाहात की बात की है, किसी मशीन की भी बात की है, और सुना यह है कि ये मशीन धांधली करने का सबसे आसान तरीन तरीका है। एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात या इस हवाले से इक़दामात मुस्तरद किए जाते हैं। 21 अगस्त को इस्लामाबाद में स्टेयरिंग कमेटी का इजलास होगा। 28 अगस्त कराची में सरबराही इजलास होगा। 29 अगस्त कराची में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुस्शान और फ़ख्रुल मिसाल जलसा आम मुनक़्क़द किया जाएगा। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जमहूरी एक्टिविटी करना चाहें आपको इसकी इजाजत है। आज भी मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहा है, और इस मुल्क की इकॉनमी का स्टैंड करना और इस मुल्क का दुनिया में असूलों पर जिंदा रहना कि ना अपनी सरजमीन किसी को देंगे, ना अपनी सरजमीन पे किसी को मदाखलत करने देंगे, ये वो स्लोगन है जो इमरान खान ने लगाया है। बिलावल भुट्टो जिस दिन का पैदा हुआ है वो अतम एतमाद पे ही चल रहा है। जहां तक के वो इजलास कर रहे हैं, करें पीडीएम। ये तो हमें कह रहे थे जो दिसंबर चला गया, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस दिसंबर को चले जाएंगे। इसी दिसंबर को भी आप पाएंगे और अगले बजट में भी इमरान खान को पाएंगे। पीडीएम ने एहतजाज का नया प्लान लॉन्च कर दिया। ये नया प्लान पुराने प्लान से कितना मुख्तलिफ होगा, ये हमारा आज का इशू होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवा दी। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद खान साहब, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। वलीद साहब आपकी तरफ आना है। सर, ये जो पीडीएम ने आज अनाउंसमेंट कर दी, कराची के अंदर एक बड़ा जलसा करेंगे और यहाँ से एक नई मूवमेंट का आगाज ये करना चाह रहे हैं। अब इनका ख्याल ये है कि अगले इलेक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए और वहां पे आपको इतनी स्पेस नहीं देनी चाहिए कि आप अगला इलेक्शन भी विन कर लें। तो ये एक तो हालात बड़े गैर मामूली से हैं अफगानिस्तान के, फिर पाकिस्तान के अंदर अगर अपराइजिंग शुरू हो जाती है तो आप अपने आप को जरा डिफिकल्ट टाइम में नहीं देख रहे अगले आने वाले दिनों में? बिल्कुल नहीं जी, आपने अच्छा किया। शेख रशीद अहमद साहब की क्लिप दिखा दी, वो मैं तायद करता हूँ उनकी उस बात की कि जी कानून और आइन के उसमें हदूद में रहते हुए जिस तरह का चाहे जलसा जुलूस करें, एहतजाज करें। पहले भी हमें उससे कोई खौफ या किसी किस्म की तशवीश नहीं थी, ना
अब होगी, बल्कि ये तो आप कह रहे हैं कि वो अगला इलेक्शन, मेरी तो नसीहत और मेरी तो तजवीज़ भी यही रही है कि ये आपस में फैसला कर लें पीडीएम वाले, जो अभी भी हैं पीडीएम में और जो अब नहीं भी हैं, कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है या आपस में लड़ना है, क्योंकि जब भी वो मैदान में आते हैं तो उनकी आपस की लड़ाई। लेकिन अगले इलेक्शन के बारे में इनका ख्याल ये है कि वो 6 महीने में हो जाएगा। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने मेरे ख्याल कल जिक्र किया था, और ये कि जी किसी दिन भी हो सकता है। तो वो भी शेख साहब ने जवाब दे दिया कि जब से वो पैदा हुआ है वो तो अपना अदम एतमाद की उसके ऊपर ही चल रहा है। अदम एतमाद का वो उन ऐवानों की बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, मसलन पंजाब की और उधर वफाक में जो कौमी असम्बली है, जहाँ 16, 18, 20 के तादाद से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई और उसके हलीफ जमातों की हैं। मैं तो वहाँ की बात करता हूँ सेनेट की, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे अक्सरियत नहीं है, वो तो उधर भी नहीं वो अपना काम करा सके, तो इन बातों में वो क्या काम करेंगे। मैं आपको अर्ज कर दूं जावेद साहब और आपके नाजरीन को भी कि देखें ट्रेंड जिस तरह का चल रहा है, पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, फिर उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर, फिर ये 38 नंबर जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट है सियालकोट में, उसके नताइज जो हैं उसके इससे नज़र यह आ रहा है कि गवर्नमेंट का पल्ला, पीटीआई का पल्ला भारी है, और अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए ये पीडीएम ने अब दोबारा अपना वो जो है सो कॉल्ड अपनी तहरीक में कहते हैं हम दोबारा जान डालेंगे। बिस्मिल्लाह जी, हमें उससे कोई तशवीश नहीं है और हमारा फोकस है, और मैंने जिस तरह अर्ज किया पल्ला भारी है और नज़र आ रहा है, और आवाम से पजीराई मिल रही है बहुत से हवालों से, जो कि हमारी पॉलिसीज हैं। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दावा किया है कि मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेल हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी तो बेहतर हो रही है ना, फिर तो मेरा ख्याल है अपोजिशन से आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब फरमाइएगा सर, ये आप इररिलेवेंट फील कर रहे थे अपने आप को और अचानक आपने महसूस किया कि आपको भी जिक्र होना चाहिए और टेलीविजन पे भी आना चाहिए, अखबारात में भी आना चाहिए, कौमी असम्बली के अंदर भी शोर होना चाहिए, और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को बताया जाए कि हम अभी मौजूद हैं, बस इसके अलावा कोई खास मकसद नहीं आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। सियासत की दुनिया में पाकिस्तान अजीब मुल्क है। यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और बुनियादी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि जितने भी इदारे हैं वो अपनी हुदूद में रहते नहीं। हुक्मरान जिसको बनाए गए हैं वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गए, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते नहीं। तो आप जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। यकीन जानिए, हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क इनसे और इन जैसे लोगों से जो पाकिस्तान की तबाही के लिए बुनियादी असबाब मुहैया करते हैं, बल्कि ख़ुद ये असबाब है तबाही के, मुल्क का कोई इदारा ऐसा नहीं कि वो डैमेज नहीं हुआ, तबाह नहीं हुआ। लेकिन ऑपोजिशन ज्यादा डैमेज हुई है कि वो जो आप वादे करते हैं, बताता हूं, इस नवंबर में गए, इस दिसंबर में गए, इस मार्च में गए, वो आप नहीं कर सके। 3 सालों में आप अपना को वादा पूरा नहीं कर सके, तो अपोजिशन को ज्यादा बड़ा डेंट पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन से भी कुछ सुस्ती हुई है, सुस्ती नहीं, कमजोरी भी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार आपने खुद देखा होगा, अव्वल दिन से जिस अंदाज से हैं, खुद अपोजिशन के इत्तेहादी जो हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम सब इसकी तरह अलर्ट होते तो शायद। लेकिन जब पीडीएम अपने आप को कायम नहीं रख सकी मुफ्ती साहब, तो पीडीएम गवर्नमेंट को कैसे गिराएगी? सबसे पहले तो आपका अपना इत्तेहाद कायम रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पीडीएम का जो बयानिया है अब तक कायम है, बयानिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी चीज तो बयानिया होता है। हमारा जो बयानिया था पहले से, क्योंकि मुख्तलिफ जमातें हैं, इख्तिलाफ तो पहले आप एक फर्क आया बयानिया में कि पहले आप गवर्नमेंट गिराना चाहते थे, और आज जो पीडीएम का इजलास हो उसमें गवर्नमेंट गिराने का कोई बात नहीं हुई। मैं बता दूं, अब सिर्फ आप कोई शक नहीं कि अब भी हमारा मकसद तो यही है कि इन जालिमों से, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह कर दिए, जल्द से जल्द उनसे मुल्क को छुटकारा मिले। कैसे हो? उसके लिए जलसे कर कोई शक नहीं, आपने जलसे कर लिए, आवाम को मोबिलाइज किया जा सकता है, आवाम को मोबिलाइज आप जानते हैं कि हम कौमी असेंबली के अंदर कुछ कर सकते थे, आपने कर लिया। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी बुनियादों पर काम करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे,
अवामों में जोश और हर जज्बा है, अवेयरनेस भी पैदा नहीं कर सकते। नहीं पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किया है। इसलिए पीडीएम के एक नारे पर लाखों लोग निकलते हैं। वो एक ही चीज और अपोजिशन ने अपोजिशन के खिलाफ एक जहाद ही किया जी। नहीं, अपोजिशन ने अपोजिशन जो है इसमें कोई शक नहीं कि उनका रोल है अब भी और बाकिरदार है। इसी वजह से अवाम का इतिमाद उन पर है और अवाम जो है लाखों की तादाद पर पीडीएम के आवाज पर निकलते हैं। ये इसकी इतिमाद का मजहर है। रह गई ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाला जो दे रहे हैं या कश्मीर की इलेक्शन की जो दे रहे हैं, ये तो 25 जुलाई जो है मशहूर है। वो तो सिलेक्शन डे वोट तो उन्होंने लिए। मत साहब की तरफ जाना है, वापस आता हूं। सिलेक्शन डे था तो सिलेक्शन डे की बुनियाद पर वो बस ये फरमाइए, ये जो पीडीएम इस बार अपना जलसा कराची से स्टार्ट करेगी, और ज़ाहिर है कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो ये फरमाएं कि क्या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इनका इत्तेहाद हो जाएगा या कोई ऐसे गठजोड़ होगा जिसकी वजह से जलसा कामयाब हो जाएगा? शुक्रिया जावेद साहब, मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि आज भी अभी मैं 8 बजे के टॉक शो में वो सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, तो उनके अंदर मुझे वही तलखी नज़र आई जो पीपल्स पार्टी के हवाले से पाई जाती है। तो मुझे लगता यह है कि पीएमएलएन के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से एक सख्त रवैया मौजूद है और वो रवैया जो है वो नरम होता नज़र नहीं आ रहा। वो आपस में जो भी है पीएमएलएन के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा जल्दी बनने जा रही है। कराची जेयूआई तो ये कराची से आगाज क्यों कर रहा है इस बार जलसा? क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर तो पीडीएम का जलसा कामयाब नहीं हो सकेगा कराची से। पहले जलसे में अगर पीडीएम उड़ जाती है तो फिर तो ये तहरीक का नया फेज भी खत्म हो गया। नहीं देखिए चौधरी साहब, जेयूआई का सबसे मजबूत गढ़ कराची है और उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा मदरसे कराची के अंदर हैं और जेयूआई की ऑर्गेनाइजेशन भी कराची के अंदर है। और अगर सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा मैं, रूरल सिंध में भी अगर कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के बाद करीब तर आती है तो वो जेयूआई आती है। तो जेयूआई का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट। बिल्कुल सही बात, लाड़काना के अंदर भी बड़ी तगड़ी है। पॉलिटिक्स क्या जी, तो पॉलिटिक्स क्या कर रहा है? असल चीज ये है कि पीएम की पॉलिटिक्स पिट गई है। पीडीएम को अपनी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने की जरूरत थी, जो कि आज के इजलास में मुझे नहीं नजर आता। आज के इजलास में लगता है कि वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से 2020 में शुरू किया था, यानी आगे की बात नहीं हो रही है। अगर आपने आगे की बात करते हैं यानी वहीं से जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं जहां जलसे जुलूस आपने ख़त्म किए थे। तो मुझे तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक जलसे जुलूस के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो पीडीएम के सियासी बयानिए में अगर वो अपनी जगह कायम है तो उसके अंदर फ्लॉ नज़र आता है, इसलिए कि उस बयानिए पे पीडीएम की पार्टी तकसीम हो गई। और तकसीम किस तरीके से हुई? सिर्फ तकसीम नहीं हुई, उस तकसीम में इतनी ज़्यादा दरारें पड़ गई कि बजाय इसके कि तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश की जाती, पीएमएलएन ने आस्तीनें चढ़ा ली, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, जेयूआई ने भी एक हाश पोजीशन ले ली। और कभी भी मैंने माजी में बहुत से इत्तेहाद देखे, मैंने नहीं देखा कभी कि आप कोई पार्टी निकल गई हो तो उसको शो कॉज नोटिस, जब तक शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा पीपल्स पार्टी के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी, ये ऑपोजिशन का तर्ज अमल कभी भी। लेकिन साहब आज एक तब्दीली ये आई कि आज ना मौलाना ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की, ना ही मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ को बात की थी। उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है इस वक्त। देखिए चौधरी साहब, प्रॉब्लम जो पीडीएम को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस है वो ये कि पब्लिकली इतनी स्ट्रांग पोजीशन एक दूसरे के खिलाफ ले ली हैं। अब दो तरीके हैं। देखिए, जो चक शहजाद में मीटिंग हुई थी तारिक फजल चौधरी साहब के घर पे, मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद था और हैरानगी सिर्फ इस बात पे थी कि वहां पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर गलत नहीं था। ये कभी भी उससे पहले पीडीएम का फैसला नहीं हुआ था कि जी रेजिग्नेशन दें उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए। चले, वहां पीपल्स पार्टी की पोजीशन ठीक थी। पीपल्स पार्टी की पोजीशन सेनेट के इलेक्शन में गलत थी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन में ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट जो है पीएमएलएन को देनी चाहिए थी। तो अंदर से जो पीटीआई के खिलाफ वो अदम एतमाद की तहरीक लाने चले थे, वो अब ऐसा लगा कि एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद इतना ज्यादा बढ़ गया है
कि मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये मामला हल होने जा रहा है। तो पीडीएम को सबसे पहले जब तक वो ऑपोजिशन को मुत्तहिद नहीं आपका ख्याल ये है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये जो पीडीएम एक नया जो एक प्लान लॉन्च कर रही है, इसका भी कोई खास सियासी फायदा नहीं हासिल कर सकेगी पीडीएम? देखिए चौधरी साहब, सिर्फ जलसे जब तक कोई आपका इसमें, आप मुझे बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाएअमल क्या था कि जी एक मीटिंग होगी, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद सरबराही इजलास होगा, उसके बाद एक जुलूस होगा। ये 3 फैसले हुए हैं। ये 3 फैसलों से आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं? आगे की बात मुझे नहीं नजर आती। आगे की बात फिर ये बात तो ऐसे बड़ी दिलचस्प है। मलिक साहब की तरफ आ रहे हैं, मैं वापस आता हूं। मलिक साहब ये फरमाइएगा, एक ख्याल है कि ये जो पीडीएम का आज जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो आने वाले जलसे हैं या जुलूस हैं या जो कुछ आप सोचेंगे, उसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के वीज़े की एप्लीकेशन के रिजेक्शन के साथ है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो आपने यहाँ पे एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अल्टीमेटली उनके लिए कोई एक नई डील ली जा सके। तो किस हद तक बात दुरुस्त है सर? नहीं चाहिए सब, देखिए मैं तो बसद एहतराम इस बात से इसलिए ज़्यादा इसको मैं वो नहीं करूँगा, ज़ेरे गौर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लैंड की होम डिपार्टमेंट है वो गालिबन अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने में इख्तियार रखती है और एपलेट जुरिस्डिक्शन। यहाँ से पाकिस्तान प्रेशर डालेगा बरतानिया पे? नहीं, देखिए उसका तो हमारा कोई ममालिक के दरमियान इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो उनका कोई मैटर नहीं होता अनलेस यू हैव अ साइंड ट्रीटी, और कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी हो, हुकूमत पाकिस्तान तकाजा करे तो फिर इंग्लैंड नहीं। देखिए अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है ना, अब उसको भी आप ज़हन में रखें। नहीं, उस पे हम आते हैं। वेस्ट को उस पे पाकिस्तान की जरूरत है। अल्टीमेटली जब वो जस्टिफिकेशन होगी तो हर किस्म का प्रेशर हम दोनों चीजों को आप डाल सकेंगे। जब आप प्रेशर डाल सकेंगे उसके रिजल्ट्स भी निकलेंगे। नहीं, देखिए मैं आपकी इस बहस को, क्योंकि ये एक बड़ी लार्जली बड़े बड़े कैनवस पे फैल जाएगी, मैं इस नुक्ते को सिर्फ मियाँ साहब की सेहत के साथ रोकना चाहता हूँ, और फिर आगे मैं आपके सवाल पे अगर आप मुझे इजाज़त देंगे और 1 मिनट इनायत करेंगे तो मैं आपके साथ बात करता हूँ। मैं मियाँ साहब की ये जो बीमारी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू इसको मैं इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी को माहिराना राय दूँ, लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ लॉ या एक ऐसा आदमी जो कि इस रिपोर्ट को एटलीस्ट समझने की सही कर सकता है, तो मेरी नज़र में मियाँ साहब का क़याम लंदन में हेल्थ रीजंस पे जस्टिफाइड है। नहीं सर, देखें, नहीं, रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए, हजूम में नहीं जाना चाहिए, कोरोना है, लेकिन वो तो वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे वॉक करते हैं, वो कॉफी शॉप्स पे जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, सर वो पोलो का मैच देखते हैं, वहाँ पे हजूम नहीं होता, वहाँ पे लोग नहीं होते। आपको हक हासिल है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है, मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो इस रिपोर्ट के कंटेंट्स पे बात कर रहा हूँ, एंड प्योरली बेस्ड अपॉन दैट डॉक्यूमेंट जिसकी वैलिडिटी को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है वो 2003 से शुरू करते हैं और उसको वो 2020 तक लेकर आते हैं। इन हालात में मियाँ साहब की जो हेल्थ रीजंस हैं उनका जस्टिफाइड है टू कैरी ऑन विद दिस। तो ये तो सर वैसे आपने बरतानिया को कन्विंस कर लिया, वो तो हम करेंगे। बरतानवी गवर्नमेंट कन्विंस नहीं है। उसके बाद आज इस पॉलिटिकल बात पे देखें, अगर बरतानवी गवर्नमेंट कन्विंस होती तो उनका वीजा एक्सटेंड कर देती। आज जब मौलाना बात कर रहे थे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि उनकी बात के अंदर जब वो कह रहे हैं कि खारजी महाज पे हमें मुश्किलात का सामना है, तो मैंने फिर रिलेट किया कि हमारे मशीर बराए कौमी सलामती चंद रोज़ कबल अमेरिका से शिकवा कर रहे हैं, और किन हालात पे शिकवा कर रहे हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात की फैसिलिटेशन में रियासत पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो नेटो फोर्सेस या वो फोर्सेस जो कि अमेरिकन लेड थी, जब वहाँ से विड्रॉल के बाद जाती हैं तो आपके साथ स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन आपकी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। तशवीश का इजहार है। वैसे कल उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने उनकी आर्मी चीफ साहब के साथ बात की सारी तफसील देखी, जहाँ पे प्रैक्टिकल राब्ते हो सकते हैं वहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा देखिए ना, यही तो एक अलमिया है। अलमिया क्या है कि या तो आप तस्लीम करें कि आपकी रियासत पाकिस्तान के अंदर वो अदारे जिनकी इस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पे राय है उसका एहतराम करना पड़ेगा, तो फिर जो मौलाना कह रहे हैं उसके अंदर बड़ा वजूद है। फिर मौलाना की बात को आप ब्रश अवे नहीं कर सकते। अगर उनके सिक्योरिटी के अदारों को हमारे सिक्योरिटी के अदारों के साथ बातचीत की ज़रूरत है और हमारा गवर्नमेंटल लेवल पे कोई आपस में अरेंजमेंट नहीं है, तो ये तो एक बड़ी बाइस तशवीश बात है, बल्कि फर्दर करती है उस पूरी बात को जो मौलाना कह रहे हैं। इसके साथ आपने सवाल किया कि पीडीएम का जो पूरा मामला था,
देखिए, मैं एक जमात का कारकुन हूँ और मेरी तवक्को पीडीएम से एक तहरीकी सियासत की थी। इंतखाबी सियासत के मसाइल और हैं। ठीक है, अगर हमने इंतखाबी सियासत तो आप एक नई तहरीक चलाना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज ये तसव्वुर करती हैं और ये मानती हैं कि इमरान खान की हुकूमत का क़याम एक धांधली का नतीजा है, और वो प्री पोल के तो मेरे पास शवाहिद ऐसे हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन सर वो पुरानी बात होगी ना, आप इसके बावजूद कन्विंस नहीं कर सके किसी जगह पे, देखें, ना आवाम को कन्विंस कर सके, ना इदारों को कन्विंस कर सके, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर सके। मेरा ये रिजल्ट 3 सालों में आपने मेरा ये मानना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि हुकूमत बनते साथ ही ऑपोजिशन फौरी तौर पर उस हुकूमत को गिरा भी देगी। सर आपने तो फौरन शुरू अच्छा देखिए ना, मेरा ये होता क्या है नॉर्मली कि जिस वक्त आप एक पोजीशन लेते हैं और पोजीशन ये लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसकी फॉर्मेशन के अंदर, इसकी बुनियादों में ये चीज़ गलत थी, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर आप पूरा स्ट्रक्चर उसी पे खड़ा करते हैं। हमारा ये मानना है कि फ्रॉम डे 1 ठीक है इस गवर्नमेंट के क़याम के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लोगों को किस अंदाज में बेतौकीर नहीं किया गया, किस अंदाज में प्रोसिक्यूशंस नहीं की गई, वो मुकदमा भी जायज़ है। लोगों के ऊपर वो मुकदमात कायम किए गए, उन सजाओं, उन हिसाबों को मांगा गया। लेकिन मलिक साहब ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये हर बार होता है सर, ये हर बार होता है। मैंने जब आपकी हुकूमतें भी बनती रही, आपको याद नहीं है? आपकी नजर से गुजर, मैं अपनी हुकूमतों को और इन हुकूमतों की बात नहीं करता। मैं तो इस बात पर नोहा कना हूँ कि मुझे रिसेंटली एक BBC पे एक मुझे वो मिला जो एब्डो प्रोडा पे सदर अयूब खान का एक उन्होंने आर्टिकल शायद आपकी नज़र से गुजरो, और हमीदा खोड़ो की उस किताब का हवाला दिया कि अयूब खोड़ो को जब सजा दी गई तो किस लिए दी गई कि एक सरकारी कार का इस्तेमाल था। ठीक है, और उन्होंने पूछा कि क्या ये मुकदमा था, प्रेसिडेंट अयूब खान आस्क्ड कि ये केसेस हैं, एंड देन ही हैड टू, कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि ही हैड टू ब्रश हिज हेड। लेकिन सर मसला ये है कि अब जो तहरीक चल रही है, ये चलाने लगे हैं, उसका क्या मोटिव है सर? गवर्नमेंट तो नहीं आप गिराना चाह रहे, उसमें अगर गिराना चाह रहे होते तो आज आप ऐलान करते, आपने कोई ऐलान नहीं किया हमारा टारगेट गवर्नमेंट है। अगर इस तहरीक के नतीजे में आप चाहे जितनी मर्जी लॉन्ग ड्रॉन हो, अगर आप इसको आप तकलीफ बर्दाश्त कर लें भले से, अगर तो इंतखाबी, मैंने पहले कहा, अगर इंतखाबी सियासत का आपका नजरिया है तो ये इस PDM की फॉर्मेशन इंतखाबी सियासत के अंदाज में नहीं है। और अगर आप एक तहरीकी सियासत चलाना चाहते हैं, एक तहरीक करना चाहते हैं, हमने ये तो आपने हम बात करना मेरी PDM मैं अपनी माय सेल्फ ठीक, अगर हम सारी बात में अगर रहा है नहीं, मेरी सुन PDM में भी अगर ही है सर। नहीं जो साहब, ये PDM मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सारी बातचीत, अगर ये आज भी अपना रिजॉल्व शो कर दे, मेरा अगर कायम रहेगा, अगर ये हमारी PDM जिसका मैं कारकुन हूँ ये अपना रिजॉल्व शो कर दे कि ये 1960s की डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मैच करेगी, ठीक है, ये MRD के एट पार रहेगी, उसकी हम पल्ला होगी, तो I'll be a happiest political आप अपनी पार्टी को समझाएं। हम कह रहे हैं सर, हम करें, सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप हैं, वी विल। हाँ जी, लेकिन आप भी खामोश हैं और आपने भी मौलाना को आगे लगा के आप पीछे खड़े हैं। नहीं मौलाना क्योंकि और अब वैसे नहीं, ठीक कदावर शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मौलाना के साथ फिर खड़े हो ना, एन वक्त पे आप फरार हो जाते। हम तो नहीं हुए, उनका मामला उससे पहले सर, जब मौलाना को पहली मरतबा आप लोगों ने भेजा था, तब हमने आप तो स्टेज पे खड़े हो गए, तब हम करके घर चले गए थे। तब हमने दरख्वास्त की थी कि वक्त भी मुनासिब नहीं और अभी हालात भी नहीं। तो अब मौलाना कह रहे हैं वक्त मुनासिब नहीं है, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि वक्त मुनासिब नहीं है। वक्त मुनासिब अगर आपको नहीं महसूस होता तो पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ ख्याल लोग होंगे तो कहीं ना कहीं डिसेंट तो होगा। ये कोई एक प्लेटून तो नहीं है कि फॉर्मेशन कमांड में आ जाएगी, कहीं ना कहीं फर्क आता है। चलेगा, आगे चलेंगे, सियासत है, जामिद तो नहीं होती। ठीक हो, मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन वली साहब आपके पास एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूं कि आप भी आज भी ये महसूस करते हैं कि PDM अब भी कोई डेंट नहीं डाल सकेगी, क्योंकि हालात आपके लिए मुश्किल होने वाले हैं आने वाले दिनों में। जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो आपको इतना स्पेयर टाइम नहीं देगी कि आप लोकल पॉलिटिक्स पे तवज्जो दे सकें। तो मेरा बस सवाल यही है कि क्या आप मुतमईन हैं? आप छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वली साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि PDM बहुत कमजोर हो चुकी है
उसमें ANP शामिल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, कोई नैरेटिव का इशू भी है। अब मरियम साहबा नहीं है, मियाँ शहबाज़ साहब हैं। मियाँ शहबाज़ साहब जो हैं वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, और ये लाहौर में भी पहला जलसा नहीं कर रहे, ये कराची के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब नून लीग जो है वो मायूस हो गई है लाहौरियों से। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन इशू ये है कि आने वाले 6 महीनों में जो पाकिस्तान के हालात होंगे वो भी आपके सामने होने चाहिए। उन मुश्किल हालात में अगर ये तहरीक शुरू कर देती है अपोजिशन, तो आपके लिए तो फिर दोहरी चक्की होगी, अफगानिस्तान भी और साथ अंदर के इश्यूज भी। तो कैसे कंट्रोल करेंगे फिर आप? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। इस बात से तो कतई इनकार नहीं है कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो खासी पेचीदा भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बनने का उसका बड़ा कभी इम्कान है, और उसमें सबसे ज़्यादा असर उसका पाकिस्तान ही पे पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, आप इस पर ज़रा थोड़ी सी गौर कीजिएगा, आप भी, आपके नाजरीन भी, कि इस इक़्तिदार में पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम सियासी और उससे पहले के अपने दूसरे करियर में बतौर एक स्पोर्ट्समैन के, बतौर एक फलाही कारकुन के, फिलैंथ्रोपिस्ट के, और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल वर्कर और एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उन्होंने बहुत सी चैलेंजेस का सामना किया है और बहुत सी चैलेंजेस को सर भी किया है। यहाँ तक कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखाया है, जब माहिरीन तक ये कह चुके थे कि जो जिस किस्म के उनके मंसूबे या प्लान्स थे किसी चीज के बारे में, वो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन गर्दाने में। नहीं वो ठीक है सर, देखिए इंडिविजुअल एफर्ट्स उनकी अपनी जगह पे, और उन्होंने उनके एजाजात भी और जो उनकी कामयाबियां वो भी, लेकिन ये तो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो बड़ी खतरनाक है, जिसमें पूरी दुनिया नजर गाड़ के बैठी हुई है। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यूं महसूस होता है कि अफगानिस्तान के इशू पे गवर्नमेंट को कोई कंसर्न नहीं है। यानी प्राइम मिनिस्टर ना कोई मीटिंग करते हैं उस पर, ना वो कोई बयान देते हैं, ना वो किसी जगह इंटरेस्टेड महसूस होते हैं। यूं महसूस होता है कि ये हमने असली इदारों के हवाले किया हुआ कि आप जाने और आप जाने। नहीं, आपको आई डोंट नो ये कौन ये तासुर दे रहा है कि वो मीटिंग्स नहीं कर रहे या इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, या वो इसमें नजर नहीं आ रहा ना किसी जगह। नहीं, वो आपको शायद नजर ना आ रहा, मुझे तो नजर आ रहा है। मैं तो रोज मीटिंग्स में होता हूँ, और कल भी एक जूम मीटिंग में मैं मौजूद था। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, क्योंकि मैं आपको एक अमूमी बात कर रहा था कि चैलेंजेस का सामना करना वो जानते हैं, और वो जाहिर है वो अकेले नहीं है, वो एक टीम की क़यादत कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान के नैरेटिव में मुकम्मल क्लैरिटी है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब ने, आप आज के अखबार भी सारे खोल के देख लें, अगर इमरान खान साहब ने पर्सनली उस पर कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वो कराची में थे और वहाँ के मकामी मामलात को और दाखिली और अंदरूनी पाकिस्तान के मामलात को एड्रेस कर रहे थे, या आज अगर वो बहावलपुर में थे, तो उन्हीं के तर्जुमान सबसे जो टॉप या स्पोक्समैन इन चीफ है वो फवाद चौधरी साहब हैं। ही इज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर दिस गवर्नमेंट। उनका भी बड़ा आज उनका वाजे आपने देखा होगा स्टेटमेंट जो है, गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी साहब का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो खारजी मामलात पर भी और गवर्नमेंट के स्पोक्समैन के तौर पे भी। और मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि फिर से कि अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी और नैरेटिव पे मुकम्मल क्लैरिटी है कि पाकिस्तान उसमें न्यूट्रल है, पाकिस्तान उसमें कोई साइड्स नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब की तरफ आने दें, मैं आता हूं आपकी तरफ। मुफ्ती साहब, ये जो आज बात है जी, दाखिली हालात पाकिस्तान खराब है, खारजी हालात भी बड़े खराब हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी जो बाइडन जो वो फोन कर नहीं रहा और मोदी साहब इनका फोन उठा नहीं रहे। आपको महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर इन नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा, वो कहते हैं मीटिंग्स ले रहे हैं प्रॉपर, और फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इस बार किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। चौधरी साहब, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि इमरान खान भी उसमें वज़ीर-ए-आज़म बना है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का जो किरदार होता है वो उनका नहीं है। यही वजह है कि बाइडन उसको टेलीफोन क्यों करे, उसकी क्या हैसियत है, उसकी पोजीशन आपको वाज़िह है, उनको भी वाज़िह है, आलम में कुव्वतें हैं, क्या वो नहीं जानते? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, इस वक्त उनको पता है किरदार है अफगानिस्तान के। असल बात वो उनकी नजरें इस तरह नहीं है कि वो नहीं देखते, उनको पता है कि ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है।
तो इसी बुनियाद पर उन लोगों के साथ वो बात करते हैं जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। तो ये जो है कोई वर्त हैरत नहीं है इस हवाले से हमें। और उनके बुनियादी तौर पर जो किरदार है कश्मीर के हवाले से भी हमें मालूम है, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तो उन्होंने कहाँ तक पहुंचा दिया, जितने बातें उन्होंने की, लेकिन अपने नाकामी पर उनको कोई शर्म वगैरह तो आती नहीं इस हवाले से। वो जो डायलॉग बड़ी मसला नहीं, वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो डायलॉग क्या करते थे, फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने मोटरसाइकिल नहीं बिके, साल में बिके मोटरसाइकिल भी चीजें हैं, उसका काम उनको आपको मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। इकट्ठे ये मुर्गियां, ये बकरियां, ये उसके कारोबार का अंदाज है, यानी उसके जहन की कैपेसिटी इससे मालूम होता है कि वो कारोबार किस अंदाज से करता है। तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के इशू पे पहली मर्तबा किसी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट, हाँ हम कोई अड्डा नहीं देंगे। एक बात और क्या चाहते हैं जी, एक बात करता हूं, क्या अमेरिका ने, मैंने ये बातें इन द रिकॉर्ड तमाम अहम मीटिंगों में भी की है कि क्या अमेरिका ने यह मुतालबा किया है कि आप हमें अड्डा दें? सर मुतालबा ना भी करें जी, फिर भी हमने कह दिया नहीं दें। दूसरी बात ये, और बताएं, अच्छा नहीं देते। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या हो? अमेरिका की जरूरत जो है वो फिजाई स्पेस का है। क्या फिजाई स्पेस के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को नहीं देते? अमेरिका ने अब जो B-52 के तैयारों के जरिए वहां बमबारी की, क्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल नहीं हुआ? फिजा हमारा पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं हुआ? हमारे फिजा अब भी इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका की जहाज अब भी आए हैं। आपका क्या ख्याल है कि हम अमेरिकन जहाजों को नीचे से मिसाइल मारते हैं? हम क्या करें? अच्छा, जंग कर रहे हैं, हाँ, अमेरिका से जंग छेड़ दें। हाँ, ये तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप बताएं। मैं बताता हूं हजरत, ये तो फिर हमारी खुद मुख्तारी, सॉवरेंटी वो कहां चली गई? क्या इन्हें अपने मुल्क के हवाले से हमारा इतना इख्तियार तक नहीं कि किसी मुल्क को यह कह दें कि आपकी जहाज कम से कम हमारे फिजा से न गुजरे, या कम से कम इजाजत तो ले हमसे। यानी इस तरह नहीं कि वो इजाजत नहीं देते थे, वो इजाजत मांगते नहीं उनसे, तो इजाजत मांग रहे, अगर इजाजत उन्होंने मांगे वो शो कर दे, कोई नोटिफिकेशन हो। लेकिन ये तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं हर मुल्क के, हम इस तरह नहीं कर सकते, किसी जहाज को नहीं रोक सकते। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कितने हालात खराब हैं, इंडियन जहाज हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, हमारे उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, ये चलते रहते हैं। देखो ये नहीं हो सकता। देखो मैं बताता हूँ, एक कारोबारी जहाज है, तिजारती हवाले से जहाज है, इसमें कोई शक नहीं, रोजाना सैकड़ों की तादाद में सिर्फ रहीम खान पर गुजरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जहाज हिंदुस्तान का जब बाहर तो आ रहा हो और पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होता हो तो फिर उसका खदशा हमने देखा है। अच्छा मदसा ये फरमाइए कि सर ये आपको गवर्नमेंट लेवल पे अफगान इशू पे, यानी एक इंटरनेशनल इशूज वो और लोकल इशूज दोनों पे सीरियसनेस नजर आती? देखिए जय साहब, सीरियसनेस तो है। सीरियसनेस क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आपको पता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन ज़रा सी भी ख़राब हुई तो उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान में इंटरनली होगा। और अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है तो जाहिर है गवर्नमेंट के लिए तो फिक्र की बात है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तो फिक्र की बात है, क्योंकि वहाँ से अफगानियों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से तालिबान को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतने लोकल फ्रेंचाइज हैं कि अगर वो डिस्टर्ब पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पे करना चाहें तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो सूरत हाल नहीं है जो शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ज़माने में थी, या जनूबी वज़ीरिस्तान या सवात या मालाकंड में थी। और इसके लिए PTI की गवर्नमेंट को, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इमरान खान बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें जो 2018 में पाकिस्तान मिला वो इकनॉमिक डिज़ास्टर और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनको बहुत पुरअमन पाकिस्तान मिला था जो ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मिला, ना PMLN की गवर्नमेंट को मिला। यानी अगर आज इमरान खान या 2013 में या 2008 में इमरान खान बरसर इख्तिदार होते तो जो सूरत हाल इन कराची में थी, जो सूरत हाल शुमारी वज़ीरिस्तान में थी, जनूबी में थी, साउथ में थी, मालाकंड में थी, कोयटा में थी, वो तो PTI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता वो उसमें। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सिचुएशन है वो आज वो नहीं है, इसलिए उस सिचुएशन को दोबारा रिवाइवल जो है उसका, ये पाकिस्तान के लिए और गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो सिचुएशन नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि जो वीकनेस है गवर्नमेंट की वो ये है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर चीज़ें कर रहे हैं।
पार्लियामेंट को अफगानिस्तान की सिचुएशन में प्रॉपरली एतमाद में नहीं लिया जाता। वो भी मीटिंग होती है, वो एक ब्रीफिंग हुई थी, वो भी आधी, उसका पार्ट 2 अभी रहता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो ब्रीफिंग भी मुकम्मल नहीं हुई। फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है मजीद, वजह इसके कि फासले कम होते, अफगानिस्तान के इशू पे कम से कम इसी पे इत्तफाक हो जाता कोई। और वो बहुत, देखिए वो ये बात सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो आपके पॉलिटिकल, जुनेजो साहब के पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, जुनेजो साहब को पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें रिकग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन जब उसने जेनेवा अकॉर्ड के लिए सबको बुलाया तो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप गई। भुट्टो साहब के शदीद तरीन इख्तलाफात थे, लेकिन शिमला में उन्होंने पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेके, यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ को उससे जोड़ देते हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो अक्रॉस द बोर्ड अबव पॉलिटिक्स होते हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपके इंटरनल इश्यूज में आप भले अपोजिशन से जो भी लान तान करनी है, लेकिन एक्सटर्नल इश्यूज ऐसे होते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पाकिस्तान से बाहर एक यूनिटी नजर आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। मलिक साहब आपने साथ रहना है, मैंने ब्रेक लेनी है। आपके मलिक साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान को राब्तों का एक सिलसिला जारी है कि कुछ लोग हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, और शायद अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के बारे में एक अच्छा बयान जारी कर दे और उसके बाद आपकी तरफ से भी जरदारी साहब की हेल्थ भी पूछ ली जाए, तो उससे एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। वाकई ये बात दुरुस्त है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब फरमाइएगा सर, ये जो राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके साथ और आपके पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये है कोई हकीकत? नहीं तो सब मेरे पास कोई ऐसी बिल्कुल कति कोई ऐसी इतला नहीं है। इतला रखा करें ना आप। नहीं, मेरी नाइविटी समझ लें, मैं एक्चुअली नॉट इन द लूप इस चीज़ के लिए। मेरा उनको ज़्यादा पता मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब से बेहतर मुझसे ज़्यादा बाखबर होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि सियासी जमातों के रवाबित होने चाहिए, और अगर किसी सतह पे टूट गए तो बहाल होने चाहिए। तो फिर आपको तो माजरत करनी पड़ेगी, यानी शायद फकाना वासी साहब को तहरीरी माजरत करनी पड़ेगी कि हमने नोटिस दिया, हम वापस लेते हैं और माजरत चाहते हैं। नहीं देखें, ये तो कुछ इंडिविजुअल एक्ट्स हैं जो हो जाते हैं, और फिर ये मामलात लोग लड़ भी पड़ते हैं, लोगों में सुलह भी होती हैं, ये तो एक अपनी जगह पे है। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास ना इतला होना भी एक खबर ही हो। वैसे तो शेरपाव साहब एक बड़ा मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप मुझसे ज्यादा शेरपाव साहब जो हैं वो दोनों पार्टी को इकट्ठा बिठा लेंगे। आज उनको एक पोजीशन भी दी गई है। और मेरा ये ख्याल है कि जो तहरीकी सियासत है, अगर उसके नुक्ता नज़र से इकट्ठे होते हैं तो सारी ऑपोजिशन। लेकिन तहरीकी सियासत जो है वो कराची से स्टार्ट नहीं हो सकती, लाहौर आपने माइनस कर दिया। यानी पहला जलसा इतनी ब्रेक के बाद जब आप करने लगे हैं तो लाहौर में नहीं हो रहा, कराची में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से मायूस हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है जी, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची एक बड़ी वहाँ के बड़े बाशऊर लोग हैं, और लाहौर के लोग बाशऊर 100% है। ये सबसे पहले लाहौर में जलसा करें। नहीं, इसमें कोई तकाबुल इस चीज़ का तो चॉइस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों अपनी जगह पर उनकी एक सियासी जदोजहद की तारीख है। और अगर कराची से ये शुरू होता है तो अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहूँगा कि ये कराची से शुरू हो। उसके वजूहात भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आप इससे पहले कर रहे थे मेरे नज़दीक, देखिए, जब ये अभी मज़र साहब ने जिक्र किया कि जब जनीवा अकॉर्ड हुआ तो ये दुरुस्त है, तब साहिबजादा यकूब खान फॉरेन मिनिस्टर थे और जैन नूरानी साहब थे मिनिस्टर फॉर स्टेट। और जुनेजो हुकूमत का ख़ात्मा इसलिए हुआ कि जनीवा अकॉर्ड के साथ हमारी प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो थे वो इन एग्रीमेंट नहीं थे। ठीक है, सही बात। वो तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री। तो अफगानिस्तान के साथ जुड़ी इस तारीख का सियासी जमातों को बाखबर होना चाहिए। ठीक हो गया। और है भी। मुफ्ती साहब ये वाकई राब्ते हो रहे हैं या शेरपाव साहब पे अब उम्मीद लगा? देखो चौधरी साहब, न राब्तों पर पाबंदी है, और मेरे ख्याल में अगर हो तो इसको खुशाइंद समझे, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ पोजीशन तो आपने ली थी। मैं बताता हूँ, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है एक वजूद है। अब भी हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ पोजीशन तो आप लोगों ने ली। मैं बताता हूँ, ये होता है, अपनों में गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, इस तरह भी होता है। नोटिस नहीं होता आज भी नोटिस बाहर निकाल दिया। आज भी मेरे कहने पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ ने वॉकआउट किया।
पीपल्स पार्टी अगरचे शायद मेरे ख्याल में जिस बुनियाद पर मैं वॉकआउट करना चाहता था वो, और फिर मैंने निशानदी की कुरम की, शायद पीपल्स पार्टी वालों को पसंद भी नहीं था, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की खातिर उन्होंने हमारे साथ बाकायदा निकल गए। तो बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बातचीत चल पड़ी है। बात यह है बुनियादी तौर पे कि हम दुश्मन नहीं एक दूसरे के, हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, और जमहूरी लोगों में अगर राब्ते हो तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। ठीक है, इत्तेहाद हो सकता दोबारा, बिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और कराची के जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी फिर? नहीं, पीपल्स पार्टी आए ना आए, कराची चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी है, बुनियादी बात यह है, और पाकिस्तान की मैशत के लिए हब की हैसियत रखता है, तो इसी वजह से वहां उन्होंने इंतखाब किया कि चूंकि हम अवामी तहरीक चलाते हैं और अवाम की सबसे ज्यादा बड़ी तादाद कराची में। वली साहब, ये बेसिकली इनके राब्ते हो रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, और शेरपाव साहब बड़ा मेन किरदार अदा करेंगे इसमें। तो ये आप इस गलत फहमी में ना रहे कि बहुत ज्यादा फासले बढ़ गए हैं, अब ये फासले कम होना शुरू हो गए हैं। हमें फिर भी कोई तशवीश नहीं है, और मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाह रहा हूँ जो मलिक साहब ने अभी कही कि जिनीवा अकॉर्ड्स पे जनरल ज़िया के और जुनेजो साहब के इख्तलाफ ज़रूर थे, लेकिन जुनेजो साहब की हुकूमत के खात्मे की वजह वो नहीं थी। उनके खात्मे की वजह ओजड़ी कैंप वाला वाक़या था, और उसके बाद जो कि वो कार्रवाई करना चाह रहे थे जुनेजो साहब, उसको रोकने के लिए जुनेजो साहब को उन्होंने बरतरफ किया। या तारीख को जिस तरह से मैं जानता हूँ उसका तो यही तकाज़ा है। चलिए सवाल पे आए सर आप। नहीं, मैंने तो कह दिया है, हमें बिल्कुल कोई तशवीश नहीं है, करीब आए या दूर आए। आपने पहले नहीं देख लिया जब सारे इकट्ठे भी थे तो लाहौर में जलसा इन्होंने किया, और उसका क्या, और उसके ऊपर से देखें इनके जलसों पे आके अचकज़ई साहब जैसे लोग किस तरह की बातें करते हैं कि जी पंजाबियों को बुरा भला कहते हैं, उधर जाते हैं कराची तो उर्दू स्पीकिंग वालों को बुला उनकी लान तान करते हैं। ये इससे पीडीएम जो है वो उसका कद बढ़ता है, उसका तो कद नीचा होता है। करने दें उनको जी, हमें कोई फरमाइए सर, ये अगर ये यूनाइट हो जाते हैं तो कोई डेंट डाल सकेंगे? देखिए, तशवीश की बात जो वली साहब को पता नहीं, यकीनन उनके इल्म में होगी। तशवीश की बात तो वो है जो आज फिरदौस ऐवान साहिबा ने पंजाब के स्पीकर के बारे में कही और PMLQ के बारे में कही। तो अगर हुकूमत के इत्तेहादियों में दरार पड़ गई तो वो ज़्यादा तशवीश की बात है। उन्हें ये बात ठीक है कि उन्हें अपोजिशन से कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने अपने अंदर इतनी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बदएतमादी पैदा कर दी है कि उससे हुकूमत को तशवीश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को अपने इत्तेहादियों से तशवीश होनी चाहिए। अब वो कौन लोग उनको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, लेकिन इस वक्त भी जो पंजाब में जब पीपल्स पार्टी उस्मान, लेकिन सर बिलावल साहब भी उन्हीं लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि 25 एक लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, तो इसका मतलब ये वही बात कह रहा हूं। साहब ने कहा कॉफ लीग के अंदर कुछ ना कुछ सुलग रहा है, वो हकीकत है, उसको इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।